सामने मेरी क्या इज्जत है रह गई है। मेरी इतनी उन्होंने मतलब मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ गई उस दिन। उन्होंने उस दिन ये हरकत करी और रात को भी पुलिस का आई उस रात और उन्होंने कुछ अपनी मर्जी से ये लगा दिया, ये होटल का एग्रीमेंट कैंसिल हो गया है, बंद हो गया। मैंने फिर जाकर सारे निकाल दिए थे, वो सारे पोस्टर वगैरह सब निकाल दिए। और उस रात प्रशांत चाफले जी ने ऊपर में कम से कम नहीं तो 25-30 लोगों को 4th फ्लोर पे रखा हुआ था। सारी रात वो वहां पे उस रात मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा स्टाफ पूरी रात जागते रहे। और मिस्टर चाफले जी हम लोगों के ऊपर मतलब मारने के लिए आए। आपके ऊपर? हाँ, मतलब हम लोगों को मारने के लिए ही आए। मेरे स्टाफ को ऊपर, हम लोगों के ऊपर कुर्सी वगैरह सब फेंकी उन्होंने उस रात। उन्होंने हमारी आंखों के सामने किया, कुर्सियां फेंक दी, ये कर दी। देन उनके लोगों ने फिर उनको शांत किया। हमने सिर्फ एक ही बात बोली कि चाफले जी ये आपका गलत है, आपको अगर होटल खाली करवाना भी है तो आप लीगली हमारे पास आ जाइए। एक नोट पैसा आपने मुझे 18 लाख रुपया देना है, आप अभी के अभी 18 लाख रुपया दो और फिर ये प्रॉपर्टी रन करो। मतलब बहुत तांडव किया उन्होंने, मिस्टर चाफले ने। ये पहले 7 तारीख का है, ये उन्होंने एक्चुअल में जो सीन क्रिएट हुआ था वहां पे। जब एक महिला अपने दम पर कुछ बड़ा करने की कोशिश करती है तो समाज के ठेकेदार, सत्ता के संरक्षक और संपत्ति के स्वघोषित मालिक उसके रास्ते में दीवारें खड़े करती है। लेकिन सवाल सिर्फ एक रेंट एग्रीमेंट का नहीं है, सवाल है उस महिला का, उसके आत्मसम्मान का, उसके ख्वाबों का और उस समाज का जो अभी पितृसत्ता की जंजीरों में बंधा हुआ है। आज की हमारी बातचीत उस संघर्ष की कहानी है जहां एक महिला जो व्यवसायिका है, जो अपने दम पर एक होटल व्यवसाय चला रही थी, कैसे अचानक साजिश, धमकी और दबाव का सामना उसे करना पड़ा, वो भी उन्हीं लोगों के हाथों जिन पर उन्होंने 1 साल में भरोसा किया था। हम बात करेंगे अमृत सेना जी से, जिन्होंने ये लड़ाई अकेले लड़ी अपने आत्मसम्मान और अपने इंसाफ के लिए। तो आइए सुनते हैं उनकी जुबानी उनकी कहानी। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप बताइए इस प्रॉपर्टी का आपके साथ जुड़ाव कब से था और किस प्रकार से हुआ? मेरा नाम अमृत सिन्हा है। मैं एक लेटर हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विसेज नाम की एक कंपनी की प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाती हूँ। मैं इस बिजनेस में 2019 से हूँ। 2019 से लेकर आज मतलब मेरे 2 होटल चल रहे हैं करवे नगर में ही, जिसमें से ये मेरा सेकंड प्रॉपर्टी है जो मैंने 2023 में मैडम उषा चाफले जी से रेंट पे ली थी, जिसका रेंट एग्रीमेंट है मेरे पास 2023 से लेकर 2028 तक का। ये जब मैंने 2023 में ली थी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी बेसिकली। और मेरी उषा चाफले जी मैडम से तो नहीं उस वक्त बात हुई थी, बट इनके हस्बैंड है मिस्टर प्रशांत चाफले, उनके साथ ही हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी मेरी और मेरे हस्बैंड की। तीनों में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, मुझे आगे बढ़ना था। तो मैंने जब ये सब प्रॉपर्टी में उनके साथ मीटिंग करी तो हम लोगों ने उनको सजेशन दिया कि हम लोगों को इस तरीके से ये सारी चीजें करनी है। तो हो गया, हमारा एग्रीमेंट हो गया अप्रैल में और मई से स्टार्ट होना था हमारा एग्रीमेंट। मैंने 12 लाख रुपए के डिपॉजिट दिया है उनको और उसके बाद में प्रॉपर्टी जो बनानी थी उन्होंने, तो वो प्रॉपर्टी का जो टाइम पीरियड था वो कुछ 2 महीने का था कि 2 महीने बाद वो प्रॉपर्टी बन जाएगी फर्स्ट। और उसके बाद में जब 2 महीने के भी वो 8 महीने ले लिए प्रॉपर्टी ने बनाने को, और मेरे को रेंट स्टार्ट हो गया मई से। मई 2023 से मुझे रेंट स्टार्ट हो गया था और प्रॉपर्टी बनी जाकर दिसंबर तक कंप्लीट हुई। उस प्रॉपर्टी में जब मैंने सब चीजें करी और कुछ चीजें ऐसी भी हुई कि जो गुड फेथ में भी होती हैं, चलो भाई आपके पास पेमेंट नहीं है तो मैं कर देती हूँ। मैंने उनके बिहाफ पे ऐसे कुछ पेमेंट्स करे, उनकी ट्रांजैक्शन मेरे पास है और बिल मैंने उनके नाम पे लिए हुए हैं। उनके बिहाफ पे मैंने जो मेरा पार्ट था वो बहुत बाखूबी निभाया। मैंने उस प्रॉपर्टी में मेहनत करी, अच्छी खासी मेहनत करी और जनवरी से मेरी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर वे से मैंने रन करनी स्टार्ट करी। बट उसमें भी एक क्लॉज ये है कि मेरा रूम तो रेडी हो गए थे, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर रूम रेडी हो गए, बट मेरा रिसेप्शन मई तक रेडी नहीं हुआ। बट मेरे पास रेंट स्टार्ट हो चुका था। 3 लाख रुपए का रेंट है, ये 3,54,000 का रेंट है, जिसमें 54,000 रुपए तो जीएसटी ही है मेरे पास। हुआ ये सब चलता रहा। अचानक अगस्त में
अगस्त से ये एक्चुअल जो हुआ है ये अगस्त से स्टार्ट हुआ है। ये जो उन्होंने स्टार्ट किया कि अभी भी जो उनका मेरे ऊपर है इल्जाम के मैं 6 महीने से रेंट नहीं दे रही हूँ, तो ये अगस्त से स्टार्ट हुआ है मेरे साथ कि उन्होंने जो मेरे साथ जो सर्विस देने के लिए मेरे को किया था, जो कमिटमेंट किए थे वो फुलफिल किए नहीं। प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस मेरे से ले रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज वो भी कर रहे हैं, पूरे बिल मेरे से इलेक्ट्रिसिटी के भरा रहे हैं, प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी वो भी यूज कर रहे हैं, पानी के बिल मेरे से भरा रहे हैं, प्रॉपर्टी वो भी यूज कर, मतलब ये सब डिस्प्यूट का बेसिक कारण जो है ये यही है। यस, वहां से शो शुरू हुआ है, बेसिक ये है। अब जब हमने बात किया है अमृत सेना जी से तो उन्होंने बताया कि एग्रीमेंट की शुरुआत हुई थी, एग्रीमेंट किया उन्होंने, उसके बाद में उषा चापले जी के पति प्रशांत चापले जी से उनकी मीटिंग हुई थी, डिपॉजिट और रेंटल तय होना। उसके बाद का ये सवाल रहेगा मैम मेरा आपसे कि व्यवसाय के दौरान ऐसी कौन सी समस्या आई जिसका सामना आपको करना पड़ा? तो उसके बाद में मैं रेंट भी दी, और एक और सबसे बड़ा जो लीगल मैं बोल सकती हूँ कि मेरे को परेशानी हुई है उनकी इनवॉइसेस से, जीएसटी इनवॉइसेस से मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। मेरे को 6-6 महीने के एक साथ बिल दिए गए हैं, जिससे मेरे को कई बार जीएसटी की तरफ से मुझे पेनल्टियों का भी सामना करना पड़ा है। ये सब चीजें चल ही रही हैं, तो मैं दिसंबर में मैं थोड़ा और फ्रस्ट्रेट हो गई थी क्योंकि मैं पेमेंट्स रेगुलर दे रही थी। दिसंबर में मैंने 90,000 रुपए एक और जीएसटी की पेनल्टी ऑलरेडी मैंने भरी है, और फिर उसके बाद में मैंने फिर दिसंबर में मेरे को मेरे सीए की तरफ से कॉल आता है कि ये पेनल्टी आपके ऊपर फिर से है, आपको जीएसटी भरना। तो मैं मेरे लीगल टीम से मतलब मिली, उन लोगों से, मेरे सीए से बात हुई मेरी। ये दिसंबर तक ये सब अंदर चलते जा रहा था, और मेरे को ये प्रॉपर मतलब देते, मेरा आपके ऊपर 12 लाख है, मेरा आपके ऊपर 18 लाख है, मेरे पास रिकॉर्ड है, आपको मैं दे देती हूँ, जो उनकी तरफ से मुझे लेजर आ रहे थे। उनका कुछ एक्शन नहीं, वो नहीं मान रहे। ये सब चीजें, यही तो रीजन है ना कि वो अपनी कोई गलती मानते ही नहीं है। उनका कहना है कि ये आपको दिया हुआ है, मैंने इसका बिल आपको ही भरना है, इसका ये काम आपका ही है। वो अपनी किसी भी बात में, अच्छा अब मैं एक ऐसी बात रखती हूँ कि मुझे ये बताइए कि अगर मैंने मेंटेनेंस कोई मेरे से कोई मांग रहा है पेमेंट, मैं एक जीएसटी रजिस्टर्ड फॉर्म को चला रही हूँ, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आम जनता से और बिजनेस कम्युनिटी से, मुझे ये सवाल पूछना है कि अगर मैं किसी अपने अकाउंट से पेमेंट कर रही हूँ किसी को, तो क्या मुझे उसका मैं बिल लेने के बाद पेमेंट करूंगी या पहले पेमेंट करूंगी और बाद में मेरे पास बिल आएगा? मैं तो ये मांगूंगी ना, क्या मुझे बिल दीजिए, देन मैं आपको पेमेंट रिलीज करती हूँ। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, पहले पेमेंट दीजिए उसके बाद मैं बिल दूंगा। तो ये एक्चुअली बेस कुछ और दिखाया, कुछ और जा रहा है, एक्चुअल में पिक्चर कुछ और है जिसका ये है। दिसंबर तक ये सब चलता गया। दिसंबर में मैंने स्ट्रिक्टली ये कर लिया कि आप मुझे इनवॉइस दोगे तो मैं आपको पेमेंट करूंगी। तो फरवरी में, जनवरी की इनवॉइस मुझे जाकर फरवरी में ऐप पे मेरे कुछ मेल्स भी हम आपको देंगे, जो मैंने उनको मेल्स किए हुए हैं कि सर हमें अगस्त से लेकर अभी तक की इनवॉइस रेज करिए, हम लोगों के ऊपर हमारी भी क्लोजिंग आ रही है, मार्च एंडिंग आ रहा है, तो उन्होंने नहीं दी। जैसे अभी मैम ने अपने को बताया कि बिल और इनवॉइस की समस्या, जीएसटी पेनल्टी, लगातार डिस्टर्बेंस उनकी तरफ से आना, तो मैम इसके बाद जो इनवॉइस और ये जो पेमेंट्स को लेके आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो आपने इसके लिए कोई लीगल कदम नहीं उठाया? मेल्स का कोई रिप्लाई नहीं है हम लोगों को, किसी तरीके का उनकी तरफ से रिस्पॉन्स है। सिर्फ मेरे व्हाट्सएप पे एक लेटर आता है, 18 लाख रुपया हमने आपसे लेना है, यही एक ही वो आ रहा है। बाकी वो किसी मैटर पे मेरे से बात करना चाह नहीं रहे, किसी मैटर पे मेरे से बात उनकी हो भी नहीं रही है। सिर्फ एक ही, आप मेरे को पेमेंट दे दीजिए, आप मेरे को पेमेंट दे दीजिए। मैं अचानक से ये होते रहा, और फरवरी में उनके यहाँ पे शादी थी उनकी बेटी की। मैंने फरवरी में उनको, जब मेरे पास 4 फरवरी को उनके जीएसटी इनवॉइस उनके अकाउंटेंट ने हम लोगों को जनवरी तक की लाकर दे दी, तो मैंने फरवरी में इमीडिएटली, आप मेरा ये देखिए, मैं उन्हीं का दिया हुआ लेजर मैं आपको जरूर दूंगी, उन्हीं के लेजर में आप मेरी ये कुछ एंट्रीज देखिएगा जरूर। मतलब ये नोट करने वाली बात है कि वो इंसान
किस तरह से सिस्टम को गुमराह कर रहा है। ये कुछ एंट्रीज है मेरे पास, जिसमें आप देखिए मैंने फरवरी महीने में, नीचे ये फरवरी महीने में मैंने उनको कितना पेमेंट किया, ये है फरवरी महीने में मैंने उनको ये पेमेंट किए हैं। ये 4 फरवरी को उन्होंने मेरे को इनवॉइस दी, मैंने इमीडिएटली उनको 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया। 8 फरवरी को फिर मैंने 2 लाख रुपए ट्रांसफर किया 54 और फिर 8 ही फरवरी को एक जो जीएसटी की मुझे अलग से एंट्री देनी होती है वो मैंने दी, मतलब 3,54,000 रुपया मैंने दे दिया। उसी 13 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक उन्हीं ने मेरा होटल बुक किया था, जिसका मैंने उनको बिल रेज किया। तो जो उन्होंने मुझे 2,32,000 रुपए 32,400 रुपए का बिल उन्होंने मेरे से, मैंने उनको रेज किया और उसकी एडजस्टमेंट करी है मैंने रेंट में, उन्होंने ही करी है। मैंने तो उनसे मांगी थी, मैंने ट्रांजैक्शन दीजिए और वापस लीजिए, उन्होंने ही करी है। फिर ये देखिए मैंने 31/3/2025 को उनको फिर से बिल, मतलब इसमें उन्होंने एंट्री डाली नहीं हुई है, बट मैंने एक और जीएसटी की एंट्री उनको दी हुई है अपडेटेड। मतलब आप देखिए कि गुमराह करना किसे बोलते हैं। दिसंबर तक मेरा पूरा रेंट रेगुलर है, फरवरी में मैंने उनको ज्यादा रेंट दिया है, मतलब जो मैंने मार्च में देना था वो मैंने उनको फरवरी में दे दिया 2,32,000। अभी उन्होंने बोला कि 6 महीने का रेंट नहीं दिया है, तो ये एंट्रीज उन्हीं के पास से आई है ये एंट्री, ये मेरे पास की एंट्री, मैंने तो अपना लेजर दिया ही नहीं आपको, दिखाया नहीं, ये उनका। अब ये देखिए इसमें लेजर सबमिटेड बाय मिस्टर चाफले, ये उन्हीं का लेजर है। वो अपने ही लेजर को प्रूव कर सकते हैं क्या मेरे सामने? नहीं कर सकते, कानून में भी नहीं कर सकते। अब अमृत सेना जी ने हमें बताया कि वो उनके साथ कन्वर्सेशन करना ही नहीं चाहते थे, वो सिर्फ लिखित व्हाट्सएप के थ्रू उनके साथ संवाद करते थे और उनकी बातें थी रसीद और लेजर की स्थिति के साथ। तो ये जो आपके साथ होते आया मैम, इसके साथ जो अगस्त से आपके साथ शुरू है, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस कोई ना कोई बातों से हो रहा है, लेकिन जो 7 तारीख के दिन हुआ जब आप होटल में मौजूद भी नहीं थी, आपके एम्प्लॉय के साथ हुआ, उसकी पूरी घटनाक्रम क्या थी? ये सब चलते रहा। मैंने 7 तारीख को मैं यही ऑफिस से अपने से घर चले गए, मैं मेरे हस्बैंड, तो हम उस दिन होटल नहीं जाते। मैंने स्टाफ को बोला कि हम आते हैं, कल आएंगे। तो शाम को अचानक से मेरे एक एम्प्लॉई है, उनका फोन आता है मुझे, मैं घर में जाकर जस्ट उतरी थी गाड़ी से, तो मेरे एम्प्लॉई का फोन आता है, मैडम चाफले जी ने ना बड़े गेट को अंदर से भी और बाहर से भी लॉक लगा दिया है, और जहाँ पे 2 बाउंसर है, एक लेडी बाउंसर है और एक मेल और फीमेल 2 बाउंसर है। मैं आपको उनकी वो 7 तारीख के इंसिडेंट की भी फोटो दे दूंगी। और वो बाउंसर आ गए हैं और हम लोगों को बोले आप अपने मैडम और सबको बोलो यहाँ पे घुसना नहीं है। तो मैंने बोला आप मेरा जो आकाश है एम्प्लॉय, मैंने उनको बोला इमीडिएटली 100 नंबर पे कॉल करो, क्योंकि 7 तारीख को मेरे रूम पूरा सोल्ड आउट थी प्रॉपर्टी। मतलब उसका कितना बड़ा क्राइम के गेस्ट अंदर है होटल के, और मेरा स्टाफ काम कर रहा है और उस बंदे ने होटल को लॉक कर दिया। जिस तरीके से आप हमें अभी बताया अमृत सेना जी ने कि गेट बंद करना, बाउंसर बुलाना, गेस्ट की उपस्थिति में उनकी बेइज्जती करना, जो उनको ज्यादा हर्ट किया है। उसके बाद मैम जो ये हुआ है आपके साथ, पुलिस की भूमिका उस दिन कैसी रही आपके साथ? उस समय की सिचुएशन जब 100 नंबर पे कॉल किया और हम लोग भी तुरंत इमीडिएटली निकल गए घर से। 100 नंबर पे कॉल करने के बाद में पुलिस आई, पुलिस के साथ भी वो झड़प कर रहे हैं, निकलो यहाँ से, आपको किसने बुलाया? मेरे पास FIR, मेरे पास मतलब उसने कंप्लेंट करी होगी पहले, तो मेरे पास कंप्लेंट है इनके खिलाफ, ये अंदर नहीं आने को ना देन। मैंने PI मतलब पुलिस स्टेशन में फोन किया हम लोगों ने कि ये क्या चल रहा है नाटक चलते होटल में, हम लोग उस प्रॉपर्टी के प्रेजेंट वो है, मेरा होटल है ये, और मेरे को अंदर जाने से रोका जा रहा है। मैं इस प्रॉपर्टी की टेनेंट हूँ और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है मेरे साथ। फिर उसके बाद में पुलिस स्टेशन में जो भी बात हुई, उस रात भी हम लोग 12 बजे तक नियर अबाउट पुलिस स्टेशन में थे। और उस रात हम लोग फिर जब सब हो गया, हम पुलिस वाले बोले कि आप लोगों का मैटर है, अपन कल इस पे डिस्कस करते हैं। देन हम लोग आगे, फिर हम मैम ने हमें बताया कि FIR का हवाला हुआ, PI से उनका संवाद भी हुआ, रात भर वो पुलिस स्टेशन में रुके रहे। उस रात के बाद की स्थिति क्या थी? जैसे कि आपने होटल में एंट्री लिया, फिर वो पोस्टर्स और टकराव क्या हुआ था एग्जैक्टली? उस रात की क्या सिचुएशन थी? मेरे को एंटर होने दिया उस दिन। मैं आप समझ लो कि मैं जबरदस्ती घुस गई थी, क्योंकि मेरे गेस्ट रेपुटेशन, हाँ ये 7 तारीख का इंसिडेंट है, और मेरी रेपुटेशन दांव पे लग गई थी।
क्योंकि अंदर मेरे रूम लगे हैं, उन स्टाफ के, मेरा कॉर्पोरेट क्लाइंट है, उनके सामने मेरी क्या इज्जत है रह गई है। मेरी इतनी उन्होंने मतलब मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ गई उस दिन। मेरे जो मैंने 7-8 साल से जो अपनी एक इमेज बनाई हुई है, और वो मेरे सारे रेगुलर क्लाइंट थे हमारे, जो हमारे जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, और उन्होंने उस दिन ये हरकत करी। और रात को भी पुलिस का आई उस रात, और उन्होंने कुछ अपनी मर्जी से ये लगा दिया, ये होटल का एग्रीमेंट कैंसिल हो गया है, बंद हो गया। मैंने फिर जाकर सारे निकाल दिए थे, वो सारे पोस्टर वगैरह सब निकाल दिए। और उस रात प्रशांत चाफले जी ने ऊपर में कम से कम नहीं तो 25-30 लोगों को 4th फ्लोर पे रखा हुआ था। सारी रात वो वहां पे उस रात मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा स्टाफ पूरी रात जागते रहे। आपके वहाँ पे भी लोग थे क्या, स्टाफ था? हाँ, पूरा स्टाफ मेरा था वहां पे, सिर्फ लेडी स्टाफ, क्योंकि 5 बजे तक की उनकी ड्यूटी होती है, और मेरा नाइट शिफ्ट का स्टाफ था, और मेरा उस दिन डे शिफ्ट का जो मैनेजर। उस रात हम लोग पूरी रात वहां पे रुके हैं, और वो लोग भी वहीं पे थे? वो भी वहीं पे थे, और उस रात भी उन्होंने झंझट किया। फिर अच्छा, हमने नहीं, हमारे साथ उन्होंने झंझट किया जब मैंने वो सब पोस्टर वगैरह निकाले। और मिस्टर चाफले जी हम लोगों के ऊपर मतलब मारने के लिए आए। आपके ऊपर? हाँ, मतलब हम लोगों को मारने के लिए ही आए, मेरे स्टाफ को ऊपर, हम लोगों के ऊपर कुर्सी वगैरह सब फेंकी उन्होंने उस रात। उन्होंने हमारी आंखों के सामने किया, कुर्सियां फेंक दी, ये कर दी। मैंने उनके लोगों ने फिर उनको शांत किया। हमने सिर्फ एक ही बात बोली कि चाफले जी ये आपका गलत है, आपको अगर होटल खाली करवाना भी है तो आप लीगली हमारे पास आ जाइए, एक नोटिस दीजिए। अब सीन बड़ा अलग मोड़ पर लेके आया है। जैसे अभी अमृत सेना जी ने हमें बताया कि होटल में वो खुद जबरदस्ती घुस गई, लेकिन उसके जबरदस्ती घुसने के बाद चापले जी ने उनके ऊपर मारहान करते हुए उनके पास आए, कुर्सियां फेंकी उन्होंने। चापले जी द्वारा किया गया वो तांडव उस रात को देखने को मिल रहा है कि क्या एक महिला उद्योजिका रहते हुए एक ओनर ऐसा कर सकता है। उसके बाद का ये सवाल रहेगा मैम मेरा आपसे कि इस पूरे मामले में आपका कहना क्या है, कि आपको होटल से निकलवाने के पीछे का मकसद क्या था? कुछ आपको समझ में आया अभी तक? आप अभी के अभी 18 लाख रुपया दो और फिर ये प्रॉपर्टी रन करो। उस दिन के बाद उन्होंने हमें हमारे वहां से 4 मतलब चाबियां जो है उठा ली, मतलब बहुत तांडव किया उन्होंने मिस्टर चाफले ने। ये पहले 7 तारीख का है जो उन्होंने एक्चुअल में जो सीन क्रिएट हुआ था वहां पे। उसके बाद हम लगातार जब मगर जी से बात करते रहे, पीआई मगर जी, उनसे प्रॉपर हम लोग टच में थे कि सर ये सब चीजें अभी दोबारा ना हो, आप चाफले जी को समझा दीजिए, है ना, हम लोग नहीं चाहते, उनको बोलिए लीगल वे से हम लोगों को एक नोटिस भेज दे, देन हम लोग करेंगे, बट हमारी इज्जत की धज्जियां ना उड़ाए। मैं एक वुमेन हूँ, मैंने बहुत मतलब मेहनत करके इस जगह पे पहुंची हूँ। मैंने भी मेरे छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़कर अपना काम किया है। ये कोई खेल नहीं है कि आप कोई भी आए मेरे घर में घुसे चल निकल बाहर, ये इतना भी इजी नहीं है। इस सवाल का जो जवाब हमें अमृत सेना जी ने अभी दिया है कि एक ही मांग थी उनकी कि उनको 18 लाख रुपए चाहिए थे, जिसका प्रूफ उनके पास कुछ भी नहीं था कि किस वजह से वो 18 लाख की मांग कर रहे हैं। उनका सीधा कहना था कि 18 लाख आप मुझे दीजिए, फिर उसके बाद आप रन कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, वरना वो सीधे पैसे लेकर प्रॉपर्टी कब्जे में लेने का दबाव भी डाल रहे थे। तो ये अमृत सेना जी का जवाब हमें मिला है। लेकिन मेरा सवाल यह है मैम कि आपको पुलिस और प्रशासन से किस हद तक इस पूरे मामले में सहयोग मिला है? तो नोटिस दिए गए उन लोगों की तरफ से हमें, मैंने तो खुद अपना नोटिस लेकर आई थी वहां पे जाकर, क्योंकि अगर मैं सही हूँ, कानून का पालन कर रही हूँ, तो मुझे नोटिस लेने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये गलती नहीं करनी। पर चाफले जी वहां पे नोटिस लेने तक नहीं आए। नोटिस चाफले जी के घर पे सर्व किया गया पीएसआई करेक्टर जी के थ्रू। ये भी एक वो है, उनको घर तक पहुंचाया गया, मैं वहां जाकर लेकर आई। इसमें ठोस कार्रवाई जो हुई है वो अमृत सेना जी ने हमें बताया कि नोटिस की प्रक्रिया हुई थी और चापले जी द्वारा वो जो नोटिस उनको देना था, वो उनको लेके आना था, वो उन तक पहुंचाया गया, न कि चापले जी ने जाकर वो नोटिस लिया। तो इसमें भी एक सवाल खड़ा होता है कि नोटिस तो दोनों के थे, लेकिन जब अमृत सेना जी नोटिस लाने गई तो चापले जी को नोटिस क्यों उनके घर तक पहुंचाया गया? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। अब मैं ये कह सकती हूँ कि हक किराए का नहीं, इंसाफ का है। फिर एक दिन
ऐसा आता है 12 अप्रैल 2025, ऐसा दिन जो एक महिला उद्यमी की जिंदगी में सिर्फ तारीख नहीं बल्कि संघर्ष और अन्याय का प्रतीक बन गया। हनुमान जयंती के दिन जब सब लोग आस्था में डूबे थे, उसी दिन नागपुर के एक होटल में चुप्पी एक साजिश ने जन्म लिया और उस साजिश की शिकार बनी एक महिला जिसने सालों की मेहनत से एक मुकाम बनाया था। तो सवाल यह उठता है, क्या सिर्फ किराएदार कहकर किसी के सपनों पर ताला लगाया जा सकता है? तो आज सबसे बड़ा सवाल मेरे सामने आता है कि अगर एक महिला खुद के पैरों पे खड़ी होना चाहती है, खुद के ख्वाबों को, खुद के सपनों को संजोगना चाहती है, तो क्या कोई भी आकर उसे ताला लगा सकता है? तो मैम, अब मेरा ये सवाल आपसे रहेगा कि 12 अप्रैल को एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ और जो हुआ है इसके पीछे की मंशा क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, वजह एक ही है ये सब चीजें होने की, चाफले जी का लालच सबसे बड़ी वजह है ये, जो हम लोगों को समझ में आ रहा था। क्योंकि उन्होंने जो ऊपर में 4th फ्लोर पे जो सोमा बैंक्वेट के नाम से जो बैंक्वेट हॉल स्टार्ट किया था, जो उन्होंने हमें देना था, बनाने के बाद हमें देना था, बट उन्होंने खुद चलाया और खुद चलाने लगे। और उनका था कि अब ये सारी चीजें एकदम प्रॉपर वे से हो गई है, प्रॉपर वे से चलने लग गया है, हर चीज वो हो रही है। उनका रीजन ये है कि अब वो उस प्रॉपर्टी को खुद अपनी बेटी के थ्रू चलवाना चाह रहे हैं। ये एक्चुअल रीजन है जो हमें समझ में आता है। और मेरा पूरा स्टाफ, मेरे स्टाफ को ये लालच देना कि मैडम को बाहर कर देंगे और अपन इस होटल को चलाएंगे। जो मेरा स्टाफ मेरे से सालों के से मैं जिसको संभाल रही हूँ, उनके लिए सब चीजें कर रही हूँ, उनका दुख सुख देख रही हूँ, ये वो मेरे को नहीं बताएगा कि चाफले जी की क्या नियत है। उन्होंने मेरे को ये सारी चीजें ऑलरेडी कर दी थी। हमने बोला कि नहीं, अपन इस तरीके से तो नहीं, वो अपने को लीगली देंगे ना, कोई भी देंगे, कोई चीज लालच आ गया ठीक है, बट अगर उन्होंने हमसे प्रॉपर्टी मांगनी भी है वापस, तो एक लीगल वे से आना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये करके नहीं आना पड़ेगा। तो चाहते हैं 12 तारीख का जो इंसिडेंट है वो आपको मैं बता देती हूँ कि एक्चुअल में जो ये सारा कुछ जो हुआ ना, जो 12 तारीख को जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी है, तो ये करी है कि 12 तारीख को छाफले जी को पता था कि हम लोग वहां पे उस दिन अवेलेबल नहीं रहेंगे। दोपहर का टाइम उन्होंने चूज किया है। दोपहर के टाइम में मैडम उषा चाफले को उन्होंने हमारे सामने किया है। मैडम आए, एंटर हुए, उनके साथ उनकी अश्विनी है, उनके ऑफिस में काम करती, और एक इलेक्ट्रिशियन है प्रदीप, वो एंटर हुआ। सबसे पहले प्रदीप ने, और मेरा स्टाफ जो है आकाश है, बाकी मेरा स्टाफ लेडी स्टाफ है, सब रूम बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। प्रदीप ने सबसे पहले लाइट काटी। लड़कों ने देखा कि लाइट चली गई है, कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखा तो प्रदीप लाइट के कनेक्शन काट रहा है, सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए, सब वहां का डिस्कनेक्शन हो गया। उसके बाद मैं उषा चाफले मैडम अंदर जो है वहां चले गए, और उन्हीं के पीछे 15-20 बाउंसर घुस गए, लेडीज और जेंट्स सब बाउंसर घुसे। मेरे लड़कों को सब जगह इकट्ठा किया। मेरा कुछ स्टाफ जो है, लेडीज स्टाफ किचन में काम कर रहा था, कि उनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है। लेडीज स्टाफ अपने काम में लगा हुआ, कोई बर्तन धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तो अंदर गए, बोले मैडम बाहर निकलो, बाहर चलो, अपना जो भी सामान लेकर है बाहर चलो। और आकाश को और बाकी जो भी मेरा स्टाफ है, उन लड़कों को बोलते, उनको उठा कर धक्के मार के उनके फुमार, क्योंकि मैंने उनको बोला हुआ था कि अगर कोई भी ऐसी लगती है तो आप 100 नंबर पे इमीडिएटली कॉल करो, आपको हेल्प मिलेगी। बट उन्होंने उनको उनके सारे फोन छीन लिए और उनको बाहर निकाल दिया उठा कर, और धक्के मुक्की कर और उनको जान से मारने के लिए बोलते, पहले हम तुम लोगों को जान से मार देंगे अगर तुम लोगों ने कोई भी ऐसी हरकत करी हमारे साथ, है ना। निकल गए और अंदर से लॉक लगाया। और लड़कों के फोन जो है, ऊपर में एक जाली, आप जाइएगा वहां होटल में, ऊपर में एक जाली ऐसे लगी हुई है, उसके बीच में से उनको फोन दिए। अब दूसरा सवाल मेरा ये है मैम कि जैसे अभी ये जो उषा चाफले जी 12 तारीख को एंटर हुई है होटल में, तो इसके पहले जब आपने होटल को रेंट पे लिया, इसके पहले भी उषा चाफले जी इस होटल में आती थी या हाल ही में उन्होंने हस्तक्षेप शुरू किया है?
बहुत रेयर आते थे। उषा चाफले मैडम ज्यादा, मतलब मैं अभी 2 साल हो गए हैं, वो मुझे बहुत कम मिले हैं होटल में, ज्यादातर उनके हस्बैंड ही गए। बिल्कुल नहीं मैडम, मैंने तो आज तक मेरे पास आज तक मैंने उषा चाफले मैडम से बात भी नहीं करी है ढंग से, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं बिजनेस में, वो एक हाउसवाइफ है। ये स्थिति के बाद जिस दिन 12 तारीख को आपके पूरे स्टाफ को बाहर निकाला दिया गया, वो बाहर थे, उसके बाद की स्थिति क्या थी? जब मेरे को उनके पास, मेरे स्टाफ के पास फोन आया, उनको बाहर निकाल दिया और अंदर लॉक लगा लिया। मेरे स्टाफ ने मुझे फोन किया तो मैंने उनको तुरंत इंस्ट्रक्शन दी कि 100 नंबर पे कॉल करिए, मैं पहुंच रही हूँ। और मैंने भी, मेरे हस्बैंड उस वक्त कहीं दूसरी जगह पे, मतलब एक प्रोग्राम में गए हुए थे और मैं घर पे ही थी, मेरे को भी जाना था। तो मैंने इनको फोन किया कि आप इमीडिएटली आइए, और ये सब चीजें हो गई हैं होटल में। मैडम उषा चाफले ने 10-20 बाउंसर लेकर आई हैं और अपने होटल को पे ऐसे धावा बोला है और बाहर कर दिया सारे एम्प्लॉयज को। मैं खुद भी एकदम वो हो गई थी, बोलते ना कि ब्लैक हो गई थी कि अब क्या होगा। मैडम मैंने ना 10 तारीख को वहां पे ना, क्योंकि ये सब चल रहा था, क्योंकि मेरा भी ऑलरेडी 7 तारीख को मेरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी थी मिस्टर प्रशांत चाफले ने, वो हरकत करके। मैंने थोड़ा, और दूसरी बात है कि थोड़ा स्लो भी चल रहा था क्योंकि छुट्टियां बहुत थी। 10 तारीख को महावीर जयंती, फिर हनुमान जयंती, फिर अंबेडकर जयंती, तो ये छुट्टियां, तो वो वीकेंड ही था हमारा, तो इतना खास था नहीं। और मैंने भी थोड़ा सा उस वक्त काम निकाल लिया। मैंने स्टाफ को बोला कि अपना पेस्ट कंट्रोल इस मंथ का होना ही है, तो आप पेस्ट कंट्रोल करवा लो। तो 10 तारीख को पेस्ट कंट्रोल हुआ। 2 दिन वैसे भी हम, जब पेस्ट कंट्रोल होता है तो हम वैसे भी रूम नहीं लगाते। तो उस दिन क्लाइंट नहीं थे। 10 तारीख को पेस्ट कंट्रोल हुआ, 11 तारीख को सब चीजें करते, 12 तारीख को हम लोगों ने रूम ओपन ही किए थे। मैम मैं ये पूछ सकती हूँ कि जैसे आपके पहुंचने के पहले वहां पुलिस आई थी, आपके एम्प्लॉय ने जैसे 100 नंबर पे कॉल करने आपने बोला और उन्होंने कॉल किया, तो उस वक्त आपके पास कुछ सबूत है कि वहां पुलिस आई थी? बात की सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं घर पे थी, मैं पूरी तरह से ब्लैंक ही हो गई थी कि क्या होगा। मेरे हस्बैंड आए कैसे भी करके घर पे, और हम लोग निकले, और मैंने भी 100 नंबर पे कॉल करके हेल्प मांगी के सारी बताई वहां पे। तो यहाँ जब तक मैं अपने होटल में पहुंची और पीआई मगर जी को फोन किया था तो उन्होंने फोन नहीं उठाया मेरा। 12 तारीख को जब ये उन्होंने फोन नहीं उठाया मेरा, मैं जब स्पॉट पे पहुंची, मेरे होटल में मेरा स्टाफ रो रहा था, लिटरली बहुत घबराया हुआ था। और उन्होंने पुलिस, सबसे बड़ा रोल उसमें पुलिस का देखिए। मैंने पूछा कि आपने 100 नंबर पे कॉल किया तो पुलिस आई क्या स्पॉट पे? बोले मैडम 2 जन आए थे, आए, अंदर गए, उनके साथ हंस कर बातें कर निकल गए। तो मैं और शॉक हो गई कि मतलब पुलिस का ये रोल उस वक्त इतनी, मतलब अंदर इतना सब हो गया, पुलिस का ये एक्शन क्या है, क्या रिएक्शन? पुलिस का रिएक्शन देखिए। दो लोग आए बोले और अंदर गए और वापिस आ गए और चले गए। कोई पुलिस नहीं। जब मैं और मेरे हस्बैंड पहुंचे, कोई पुलिस नहीं। और पीआई मगर जी को फोन किया गया तो बोले मैडम आप आइए यहाँ पे पुलिस स्टेशन। मैं मेरे स्टाफ को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। तो फिर जब वहां पुलिस आई थी होटल पे, तो उस समय में कुछ भी नहीं हुआ? फिर कुछ नहीं, मैं आपको बता तो रही हूँ। पुलिस वाले तो उनके साथ हंस खेल कर वापस भी चले गए, फिर बाउंसरों के साथ अंदर गए ना पुलिस वाले, बाउंसरों के साथ हंस खेल कर वापस चले गए। मेरे पास कुछ जो उस वक्त पुलिस वाले आए थे, तो जो पुलिस वाले उस बाइक पे आए थे, वो बाइक का फोटो है मेरे पास, आपको मैं दे देती हूँ तो आप लोगों को पता चलेगा। आप पूछ सकते हैं कि इस बाइक पे वो 2 जन कौन थे जो आए थे, आपको उसका प्रूफ दे दूंगी। उसके बाद जब आप बाहर थे, आपके एम्प्लॉय और आप, तो उस वक्त जब आप पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहां पर एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज हुई? वो गुनाह दाखिल करवाने के लिए भी मुझे मतलब 10 घंटे की मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। ऑलरेडी 7 तारीख को पीआई मगर साहब को हर सिचुएशन, ये पूरी फाइल है, आप ये फाइल देखिए, ये पूरी फाइल है जो मैं उसी दिन से पीआई मगर साहब को दिखा रही हूँ, जिसमें एक एक प्रूफ है, एक एक एंट्री है, जो मतलब हर एक चीज आपको मिल जाएगी। ये मैं आपको पूरी की पूरी फाइल की कॉपी दे दूंगी आपको क्रॉस चेक करने के लिए।
यही फाइल 12 तारीख को भी मगर जी को दिखाई जा रही, पूरा दिन निकाल दिया मगर जी ने कि ये उनका तो एक ही था कि ये कोई एक्शन ना हो, बस ऐसे ही निकल जाए ये सब चीजें, जो मैंने महसूस किया है। क्योंकि एक लेडी के घर में के बिजनेस पे अटैक हुआ है, उसके घर में गुंडे घुसे हैं, उनका तुरंत रिएक्शन होना चाहिए, जबकि दोनों पार्टी को ऑलरेडी नोटिस मिला हुआ था पुलिस स्टेशन की तरफ से कि कोई भी यहाँ पे अगर वाद विवाद होता है तो वाद विवाद होता है तो एक्शन लिया जाएगा पुलिस की तरफ से। तो एक्शन, वाद विवाद तो हो गया, वाद विवाद करने वाला भी आपके सामने बैठा है, मैं तो अपनी उस जगह पे नहीं थी ना। वाद विवाद क्लियर कट है, कोई वो नहीं है, वाद विवाद करने वाले की सपोर्ट करी गई है, जो जिनके साथ हुआ है वो गुनाहगार वहां पे साबित किया गया है। उसके बाद जब आपके पास सारी फाइल्स थी, सबूत थे, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद की स्थिति क्या थी और पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई की थी उस वक्त? एफआईआर के लिए मुझे 2-2:30 बजे का ये इंसिडेंट है। मैं जब पुलिस स्टेशन में पहुंची, एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं बता सकती कि मैं 2:30 बजे पहुंची या कितने बजे, मैं 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक उस सोनेगांव पुलिस स्टेशन में थी। बातें हुई, सब हुई। रात को 9:30 बजे तक मैंने स्ट्रगल किया है एफआईआर के लिए। कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। आखिर में मतलब यही कागज पत्तर यही दिखाते करते रात के 9:30 बज गए मुझे। मैं बैठ गई थी हार करके, कुछ नहीं हो सकता। फिर पता नहीं भगवान जैसे किसने मेरे हाथ में डीसीपी मतानी साहब का नंबर थमाया और मैंने फिर मेरे को मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये कॉल कर इस नंबर पे। तो मेरे को डीसीपी साहब ने उस वक्त मेरी सबसे बड़ी, भगवान जैसे वो आए कि उन्होंने मेरी कंप्लेंट उनके खिलाफ जो है दाखिल करवाई। फिर वो दाखिल होने के बाद उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद वही होना था जो पीआई मगर साहब, मेरा सीधा इल्जाम है पुलिस ने क्या किया है, ये क्लियर कट है कि इसमें पुलिस ने अपनी ड्यूटी जो है वन साइडेड निभाई है, दोनों पार्टी को नहीं सुना। जिन पीआई मगर जी को मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने बोला सर अब एफआईआर तो हो गई है, अब मेरे सारे डॉक्यूमेंट तो अंदर पड़े हैं, मुझे डॉक्यूमेंट मेरे को अब कोर्ट के लिए भी मूव होना है, तो मुझे तो मेरे लीगल डॉक्यूमेंट लगेंगे ना। तो हाँ बोले ठीक है। उनको डर ये था कि ये अंदर जाकर बैठ ना जाए, जो उनको डर है, क्योंकि मैं पूरी वो थी कि मेरे को ये सब चीजें मेरे साथ गलत हुई हैं, तो उनको पूरा वो था कि ये मैडम को निकालना फिर बाहर मुश्किल हो जाएगा। मैंने उनको बोला मैं कानून का पालन करने वाली लेडी हूँ, मैंने अगर ये सब चीजें आपके सामने कानून के दायरे में रहकर करी हैं, मैंने कोई पॉलिटिकल पावर यूज नहीं हुआ मेरे इसमें। आपको किसी का फोन आया क्या हमारी तरफ से? मैंने एक बिजनेस वुमेन, मैंने ये सारी चीजें आपके सामने मेरी तकलीफ रखी है। मैं पीआई मगर साहब को ये आश्वासन देकर निकली थी कि आप अपना एक कांस्टेबल भेजिए, आप अपना कोई लेडी कांस्टेबल भेजिए मेरे साथ, और एक आपका कोई भी पर्सन भेजिए, मैं मेरी फाइलें लूंगी और ईमानदारी से बाहर आऊंगी, जो भी होगा कानूनी होगा। मैं मसल्स पावर यूज हम लोग नहीं करेंगे। जो मसल्स पावर हुई है, इसमें मसल्स पावर जो यूज हुई है, जो मैं आपको अभी बताती हूँ ना, इसमें मसल्स पावर यूज हुआ है दाबो का। दाबो जो है, जो तो सभी जानते हैं कि दाबो क्या है और किन का है। मैं बार बार उन पॉलिटिशियंस का नाम तो लेना नहीं चाहूंगी, बट इतना है, ये तो सारी दुनिया जानती है कि दाबो किन का है। दाबो हम लोग, मैं आपको वीडियोस देती हूँ दाबो के बाउंसरों की, जो मेरे पास अवेलेबल है। तो ये जो सारे प्रूफ्स आपके पास है, ये आपने वहां पे शो किया है? कहाँ पे? पुलिस स्टेशन में? नहीं मैडम, ये वाले प्रूफ जो है ना, ये वाले प्रूफ मैंने शो किया ना, यही प्रूफ 7 तारीख से शो कर रही हूँ उनको। मैडम सुबह से लेकर शाम तक यही तो बोले जा रही थी, यही चीज बोले जा रही थी कि मुझे आप गलत प्रूव नहीं कर सकते,
और उनको समझ में आ गया था कि मेरे पास इतने सारे एविडेंस हैं, इतने सारे वीडियोस हैं और इतना सारा मटेरियल जो है मेरे पास, उनको पता था। मैं उनको बार बार बोल रही थी कि ये जो 18 लाख रुपए की मिस्टर चाफले मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैंने इतना पैसा इनसे लेना है, ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। आप इसको मत करिए, ये जानबूझकर हुआ किया गया है। मेरा सामान अभी सारा अंदर ही है। मैंने कोई नहीं, कुछ मेरे को कोर्ट मूव होने के लिए कुछ फाइल्स चाहिए थी और वो फाइल लेकर आई हूँ मैं। और कुछ वहाँ के कुछ इंटरनल वीडियोस भी हैं मेरे पास जिसमें वो लोग मेरे साथ गए थे, पुलिस वाले, वो मैं आपको दे दूंगी है। बट बाकी सारा सामान मेरा अंदर ही है, जिसके मतलब जब मेरे को डीसीपी साहब ने मुझे बोला था उस रात का कि आपका सामान सब अंदर सेफ है, मैंने मेरे गार्ड खड़े कर दिए हैं। और वहां पे जो भी अंदर अभी इस वक्त रात को 2 बजे तक कोई नहीं था वहां पे, ऐसा मुझे उस दिन पता चल गया था। फिर मैं घर ही आ गई थी उस रात, तो फिर हम लोग घर आ गए थे। फिर उसके बाद मिलना था हम लोगों को, मंगलवार को डीसीपी साहब को मिलना था। मतानी जी ने उसी दिन बोल दिया था कि आप मुझे मंगलवार को आकर मिलिए, और फिर उसके बाद में मैं बात करता। उसके बाद जब मैं डीसीपी साहब के ऑफिस गई तो मिली मैं उनको, तो सर ने मुझे बोला कि आपका जो मैटर है ये ओनर और टेनेंट के बीच का मैटर है, और उस वक्त हम लोगों ने आपकी ये सारी परिस्थिति को देखते हुए ना उनको अंदर जाने दिया है ना हमने दोनों को रोक लगा दी है। और ये मैटर जो है हमने एसडीएम साहब को फॉरवर्ड किया कि वो आपके इस मैटर को सुनेंगे। तो मैंने कुछ चीजें उनके सामने रखी कि सर वहां पे से अभी तक किसी ने, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में सारी चीजें रिकॉर्ड हैं, तो सीसीटीवी फुटेज मतलब वो डीवीआर आप अपने अंदर जब्त करिए, क्योंकि हमने कंटिन्यू उनको बोला है कि वहां से डीवीआर निकाल लीजिए, क्योंकि उसी में सारा कुछ घटनाक्रम जो भी हुआ है वहां पे उसी में है, तो वो मेन वो है हमारा एविडेंस। तो फिर हमारे सामने डीसीपी साहब ने कॉल किया पुलिस स्टेशन, सोनेगांव पुलिस स्टेशन में, कि वहां से वो जब्त किया जाए, अपने अंडर ले लिया जाए डीवीआर। तो फिर हो गया, हम लोगों की मुलाकात तो हो गई, हम लोग भी आ गए थे। फिर डीसीपी साहब बोले कि अब जो भी होगा आपका एसडीएम साहब भी ऑर्डर करेंगे। फिर दूसरे दिन एक और चीज है, मैं आपको बताती हूँ। दूसरे दिन जब हम लोग ना वहां गए, डीसीपी साहब ने बोल दिया कि मेरे 2 कांस्टेबल खड़े हैं वहां पे, और तो वो लॉक भी उन्होंने ही लगाया था पुलिस स्टेशन से या फिर उन लोगों ने लगाया था? देखिए, जिस दिन हम लोगों ने वो लॉक देखा था और जिसके वहां उसकी फोटो भी दिखाई थी डीसीपी साहब ने, हमने बोला था कि सर अभी वहां पे ये लॉक नहीं लगा, जिसकी आपको फोटो दी गई है, क्योंकि ये लॉक तो 7 तारीख का जो इंसिडेंट था उस दिन लगा हुआ था, बट अभी वहां पे कोई और लॉक लगा हुआ है, ये हमने बताया उनको, डीसीपी साहब को। तो जब लॉक लगा हुआ था तो हमने उनको बोला कि सर लॉक बड़े गेट को लगा हुआ है जो 7 तारीख को लग गया था, बट बाजू में एक छोटा गेट है जो अभी भी खुला है और अंदर से बंद है, बाहर से नहीं बंद, अंदर से बंद है। तो कोई अंदर होंगे तभी बंद है ना। तो सर बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, वहां पे अभी सिर्फ मेरा ही मतलब स्टाफ वहां पे अवेलेबल है, और ना आप लोग वहां जा सकते ना कोई वो लोग जा सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ दूसरे दिन का जो हमारे पास आया है। सर के अनुसार वहां पे उनके 2 कांस्टेबल हैं, बट हमारे अनुसार उनके जो कांस्टेबल हैं पार्टियां कर रहे हैं। 16 तारीख का वीडियो, यानी जब उन्होंने आपको बोला है कि वहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ मेरा स्टाफ वहाँ पे है, उस दिन ये लोग वहाँ थे। ये लोग रील्स बना रहे हैं। उस 14 की रात का खाना बन रहा है, उसके वीडियोस मैं आपको देती हूँ। मैं आपको हर मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये जो बाउंसर्स लोग ही है ना जो पार्टी कर रहे हैं वहाँ पे? हाँ, ये वही लोग हैं, लेडीज बाउंसर हैं और पुलिस वाले हैं। तो ये अगर वहां पे कोई नहीं है तो ये बाउंसर अंदर इतने जन क्या कर रहे हैं, सवाल है मेरा ये।
कि क्या कर रहे हैं पुलिस के साथ बैठकर। पुलिस तो बोल रही है कि वहां पे कोई नहीं है, सिर्फ हो वो जो कर्मचारी हैं पुलिस के सिपाही ही खड़े हैं वहां पे। तो ये जब आपके पास प्रूफ आया, इसके बाद आपने कोई एक्शन लिया ना मैडम, मैंने इसके बाद एक्शन मैंने ये लिया कि मैंने जो हमारे आयो है करटकर जी, मैंने उनको एक सवाल पूछा। मैंने बोला सर वहां पे तो अब कोई नहीं जा सकता डीसीपी साहब के अकॉर्डिंग, बट ये जो मैं आपके लोगों की चिकन पार्टी देख रही हूँ जो उन्होंने डाले हुए हैं वीडियोस, वो कहाँ से आ रहे हैं? बोले वो मुझे भेजिए। मैंने बोला सर भेजिए कहाँ से, आप देखो ये तो पूरे इंस्टाग्राम पे छाए हुए हैं वीडियोस, मैं कहाँ से दूं? मैंने भी तो कहीं से निकाले हैं, प्रूफ मेरे पास पूरे हैं, आप लीजिए प्रूफ जो भी चाहिए आपको कुछ एक चीज और है, आप वो वीडियो को ध्यान से देखिए। जो डीवीआर की जब्ती के लिए मैं डीसीपी साहब ने 15 तारीख को बोला, वो डीवीआर ऑलरेडी गायब है। देखिए उस वीडियो को, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। जिसकी जब्ती होनी थी वो डीवीआर पहले ही गायब हो चुका था। एक ही फोटो में डीवीआर भी है जो खुला है, उसी फोटो में पुलिस भी है, उसी फोटो में वो लेडी बाउंसर भी। देखिए मैडम, मैं तो एक ही चीज ये देख रही हूँ, जो एक एज अ विमेन मुझे लगता है कि प्रशासन जैसे डीसीपी साहब के कहने के बाद भी कि वहां पे कोई नहीं है, वहां पे उनकी ही पुलिस, उनके ही विभाग के लोग जिनको उन्होंने ड्यूटी पे तैनात किया, वो अंदर चिकन पार्टियां कर रहे हैं। इसका कोई जवाब नहीं है। आज 19 तारीख हो गई है, एफआईआर 12 तारीख को फटा, अभी तक वो लोग जिनके ऊपर एफआईआर हुई वो बाहर घूम रहे हैं, कोई अरेस्ट नहीं, कुछ नहीं। प्रूफ सबके सामने देने के बाद भी, सबके चेहरे भी सामने आ गए, जो भी बाउंसर्स थे उनके सबके चेहरे भी सामने आ गए, और पुलिस ऑलरेडी उनको जानती है। जब चिकन पार्टियां हो रही हैं उनके साथ, तो मतलब पुलिस जानती है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। और अब क्या ही मतलब बोला जाए इन सब चीजों के लिए कि सोया हुआ है प्रशासन। सारे अधिकारी रोज न्यूज़पेपर में छप रहा है, हर जगह पे ये न्यूज ऑनलाइन वायरल हो चुकी है। राष्ट्रबान वाले भी ये सब दिखा रहे हैं, आज के पेपर में भी आया है, नवभारत में भी आया है। पूरे ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं वो सोए हुए हैं। मैं तो यही महसूस कर रही हूँ कि अभी तक एक सिंगल अरेस्ट नहीं है, सिंगल कोई है ही नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब गुंडाराजी चल रहा है। हाँ, नागपुर में और यूपी बिहार में कोई फर्क नहीं है मुझे आज की तारीख में। यूपी बिहार में भी यही है, मनमर्जी, पुलिस जहां मर्जी घुस जाए, जहां मर्जी। आजकल का आज तो मेरे इस इंसिडेंट में तो पुलिस ने ये एग्जांपल सेट करी है कि अभी वो घर फोड़ी में भी इन्वॉल्व होगी कि किसी का कब्जा लेना है, पुलिस को इन्वॉल्व करो और अपना कब्जा ले लो। मेरे लिए तो यही एग्जांपल है जो मुझे दिख रही है, और ये मेरे पास प्रूफ है, मुझे यही दिख रहा है। मेरे इससे ज्यादा क्या बोलूंगी, मतलब मैं किसके ऊपर, डीसीपी साहब के ऊपर भरोसा करूं, पीआई के ऊपर भरोसा करूं। मैं एज अ बिजनेस वुमेन, मैं एक अच्छा बिजनेस रन कर रही हूँ। मेरे एम्प्लॉइज हैं जो बेचारे मध्य दर्जे के हैं, जिनको मैं संभाल रही हूँ। आज सडन उनकी नौकरियां चली गई एकदम से। कोई आया, एक लालची आदमी मेरे होटल में घुस गया, जिसके लालच ने मेरे कितने एम्प्लॉइज के घरों के चूल्हे बंद कर दिए। क्या करेगा कोई? आज वो एम्प्लॉइज मेरे से सवाल पूछ रहे, मैडम अब हमारा क्या होगा? मैं उनको क्या जवाब दूं कि आपका अपना क्या होगा? कितनी देर तक मैं ये सब चीजें करूंगी? कोई जवाब नहीं अभी मेरे पास मेरे एम्प्लॉइज को देने के लिए। अब जब हमने अमृत सेना जी से पूरी बात की, उनके दिल की पूरी बातों को हमने सुना, तो अब अमृत सेना जी कहती है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ गुंडाराजी चल रही है। तो क्या ये गुस्से की भाषा है या सिस्टम की सच्चाई? सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा होता है।
जब एक महिला कहती है कि कर्मचारियों और बच्चों का रोजगार छीन गया, तो क्या ये सिर्फ उसकी तकलीफ है या फिर सैकड़ों परिवारों का सवाल? अब वो कहती है कि अब मुझे उन्हें संभालना पड़ रहा है। एक महिला उद्योजिका क्या सिर्फ अपने व्यापार के लिए जिम्मेदार है या अब वह अपने हर कर्मचारियों की मां बन चुकी है? जिस महिला ने इस अंपायर को खड़ा किया, अपने सपनों को संजोगा, आज उस महिला की आत्मा तड़पते हुए कह रही है कि नागपुर और यूपी में कोई फर्क नहीं लग रहा है। क्या ये संकेत है कि अब नागपुर भी गुंडाराज में गिरफ्त है? अब वो कहती है कि सब लोग शामिल हैं इसमें, अब किस पर भरोसा करूं? जब पीड़ित को हर रोज साजिश नजर आने लगे, तो क्या वो भ्रमित है या सच बोल रही है? अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकती कि मेरा सामान सेफ है। अंदर तो पार्टियां चल रही हैं, वीडियोस बन रहे हैं, ऑनलाइन पे शेयर हो रहे हैं वीडियोस, लेडीज बाउंसर डांस कर रही हैं पुलिस वालों के साथ। कोई मतलब शब्द भी नहीं बचे अब तो ये डिपार्टमेंट के लिए बोलने के लिए ना, कोई शब्द भी नहीं बचे कि क्या बोलेगा एक आम नागरिक, क्या बोलेगा। मैं तो मतलब बिजनेस कम्युनिटी से ही ये बात पूछना चाहूंगी कि आज मेरे घर में घर फोड़ी हुई, मैं सरकार से भी ये बात, मैं ये सब बात सरकार से पूछना चाहूंगी। चलो ये तो मेरी बिजनेस की जगह है, मानकर चलिए मैं एक नॉर्मल घर में किराए पर रहती होती, मेरे घर ओनर को मेरा वो घर चाहिए होता है, वापस चाहिए, मैं उस घर में रह रही हूँ, मेरे बाल बच्चे रह रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, मेरे घर में चोरी हो गई और वो चोरी होने के बाद सब चीजें सामने वाले गुना फट गए, वो पकड़े गए नहीं पकड़े गए। तो मेरा एक सवाल है प्रशासन से कि क्या वो मैं सारी रात घर के बाहर बैठी रहूंगी जब तक फैसला नहीं आ जाता? मैं वो किराए के घर में जा नहीं सकती क्योंकि वो मेरा है, मैं एक टेनेंट हूँ उस जगह की, मेरा अंदर सारा सामान पड़ा है, हर चीज मेरी अंदर है। मैं मेरे बाल बच्चों के साथ क्या मैं रोड पे बैठी रहूंगी? ये सवाल है मेरा प्रशासन से। किसी को हजम ही नहीं हो रही वो चीज, मुझे तो नहीं हो रही, बाकी किसी को हो रही तो हो रही होगी, पर मुझे नहीं हो रही कि मैं मेरी जगह पे जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि किसी का लालच। अब इसके बाद मेरी जो सोच है कि अभी तक तो मैंने वेट करी है कि कुछ हो जाए, और इसमें मुझे एक चीज और पता चली है कि इसमें किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर का भी हाथ है, और वो जो इस पुलिस स्टेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं सीपी साहब को जरूर दूंगी। मेरे पास पुख्ता सबूत है और कि उनका ये सारा किया हुआ है, और डीसीपी साहब के पास भी इस पुलिस स्टेशन से प्रॉपर जो चीजें उनको मिलनी चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि उनके पास नहीं पहुंच रही। तो अभी तो जो होगा, अभी यहाँ से तो मुझे नहीं लग रहा, अब जो भी है ऊपर ही सीपी साहब के पास ही जाकर बताई जाएंगी बातें। मेरे पास इतने पुख्ता सबूत होते हुए भी कुछ नहीं बना, तो मेरी तो अब न्यायालय की तरफ ही मैं देख रही हूँ कि वो मेरे को न्याय देंगे, मेरे को इंसाफ जरूर मिलेगा। इतना अगर मैं एक किराए के जगह पे काम कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई भी आएगा और आकर निकाल कर फेंक देगा। बस यही है मेरी तो मांग। मैं न्यायालय की 23 तारीख को हमारी है, हमारे को डेट है, उस दिन हम लोगों को मिलेगा, हमारे लीगल टीम कर रही है उसके ऊपर काम। अब वो सीधा कहती है कि मैं जब से 12 तारीख से ये इंसिडेंट हुआ है, आज की 19 तारीख जब आ चुकी है, इन दिनों के बीच जो प्रूफ मेरे पास आए हैं उसके तौर पे मैं कहना चाहूंगी कि अब मुझे पता भी चला है इसमें किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर का भी हाथ है। अगर वर्दी वाले भी अन्याय में साझेदार बन जाए तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए? आज ये सबसे बड़ा सवाल हमारे प्रशासन के सामने है। अगर एक महिला सीनियर पुलिस अफसर पर एक आरोप लगाती है कि उनका भी इसमें साजिश है, तो आज सवाल बड़ा गंभीर है कि अगर वर्दी वाले भी अन्याय में साक्षीदार बन जाए तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए? आज हमने पूरी बात अमृत सेना जी से की है, जहां हमने मल्लाड पैराडाइज होटल को रखा, उसके ओनर उषा चापले, प्रशांत चापले जी ने उनसे मीटिंग की, उनसे रेंट एग्रीमेंट बनवाया। रेंट एग्रीमेंट उनका 2028 तक का है, लेकिन वो पहले ही उनके साथ इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। जिस तरीके से
इस होटल में जो हुआ है, इस घटना को अगर हम नजर डालते हैं तो यहाँ एक तरफ से एक साइड में ही प्रोटेक्शन मिल रहा है, जो फाइल को लेके, जो सारे सबूतों को लेकर बैठी है, उस महिला को आज उसका जवाब और उसका इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमने इस प्रश्नों के द्वारा सारी स्टोरी, जो मामला है, हमने आपके पास तो लाया है, लेकिन आज वो महिला कहती है कि मुझे न्याय चाहिए। मैं प्रशासन के पास गई, मैंने पुलिस से बात किया, मैंने पीआई से बात किया, मैंने पीएसआई से बात किया, लेकिन जो जवाब, जो इंसाफ मुझे चाहिए वो अब तक नहीं मिला है। इंतजार मुझे 23 तारीख का है। अब मैं यही चाहूंगी कि मुझे सच का सामना करना पड़े तो मैं सच के लिए खड़ी हूं, लेकिन मुझे न्याय चाहिए और मुझे न्यायालय देगा, ये आश्वासन भी मुझे है। अब सवाल यह है, अगर कोई महिला अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो क्या उसे पहले खुद की जमीन खरीदनी होगी? क्या किराए पर व्यवसाय करना अब गुनाह है? जब एक महिला उद्योजिका के पीछे पूरी गुंडा राज की ताकत लगा दी जाती है तो क्या ये माना जाए कि हमारे शहर में कानून की कोई हैसियत नहीं बची? जब एक महिला की रोजी रोटी छीन ली जाती है, उसके कर्मचारी बेरोजगार हो जाते हैं और प्रशासन चुप्पी तमाशा देखता है, तो क्या हम वाकई लोकतंत्र में हैं? जैसे आज अमृत सेना जी सवाल कर रही है कि मैं किस पर भरोसा करूं? जब हर कोई शामिल है तो मैं कहां जाऊं? और अब जब ये भी पता चल रहा है कि इस पूरे मामले में किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की मिलीभगत है, तो फिर आम जनता को इंसाफ की उम्मीद किससे करनी चाहिए? अब ये देखना दिलचस्प होगा। 23 तारीख को सबूत सौंपे जाएंगे और सवाल ये होगा कि क्या उस दिन भी सिर्फ कागज ही पलटे जाएंगे या कोई असली कार्रवाई भी होगी? अगर एक महिला आज उद्योग नहीं कर सकती, अगर आवाज उठाने पर उसे दबा दिया जाता है, तो क्या यही है हमारे संविधान की आत्मा? ये सिर्फ किराए की बात नहीं, ये इंसाफ की बात है। और जब इंसाफ बिकने लगे तो सवाल उठाना हमारा फर्ज है। पुलिस टाइम न्यूज पर हम पूछते हैं, क्या अब भी नागपुर और यूपी में कोई फर्क नहीं, या अब यहाँ सिर्फ गुंडाराज ही बाकी है? क्या ये लड़ाई सिर्फ एक होटल की है या फिर पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक बिगुल है? 23 तारीख को जब सच सामने आएगा तो क्या न्याय मिलेगा या फिर वही पुरानी चुप्पी? फिर मिलते हैं ऐसे ही विशेष रिपोर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए पुलिस टाइम न्यूज नागपुर।